सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अध्याय तीसरा, हमारी बदलती पृथ्वी का यह दूसरा भाग है। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ, नदी के कार्य, विसर्प, चाप झील, बाढ़कृत मैदान का निर्माण, वितरिका। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या क्या होती है और वो कैसे बनती है। पहली बात करते हैं हम अपरदन और निक्षेपण, क्योंकि यह दो शब्द हमेशा इस अध्याय में आने वाले हैं और इसीलिए इसका अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जो शैल होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसका अपक्षय की क्रिया होती है, उस पर अपक्षय होती है। मतलब जैसे ये पत्थर है तो इस पर हवा, पानी, धूप, इसकी परिणाम होकर वो क्या होता है कि उसके बारीक बारीक कण निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपक्षय। और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम बोलेंगे अपरदन। तो ये जो अपक्षय या अपरदन होता है तो ये करने वाले कौन से कारक है कि जल होते हैं, पवन और हिम जैसे जो घटक होते हैं, तो इनकी वजह से यह अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो इसको बोलते हैं हम अपरदन। दूसरा है निक्षेपण। जो अपरदन से जो निकले हुए जो पदार्थ होते हैं, मिट्टी होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यह वायु, जल आदि अपरदित जो पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और कहीं इसको डिपॉजिट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम निक्षेपित। अपरदन का मतलब होता है एक जगह कोई चीज होती है उसके पार्टिकल्स या उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। निक्षेपित का मतलब है जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, ये कण कहीं और लेकर जाकर उसको डिपॉजिट कर देना होता है या उसको कहीं रख देना होता है। तो रखने वाले कौन कौन होते हैं कारक? वायु, जल जैसी वो चीज़ें होती है। तो इसका काम है निक्षेपण करने का। तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये अपरदन और निक्षेपण के कार्य से होने वाले कुछ यहाँ फैक्टर्स बताए गए हैं, कुछ आकृति में दिखाए गए हैं। जैसे मतलब यहाँ बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके आगे देखते हैं हम नदी के कार्य। नदी के कार्य से बनने वाला सबसे प्रमुख है जलप्रपात, जिसको हम बोलते हैं वाटरफॉल, धबधबा, ठीक है। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। तो ये नदी यहाँ से बह रही है और ये एक्चुअली ये भूमि है, लेकिन ये भूमि से पानी बहने के कारण इस तरह से उसका क्या हो गया है, अपरदन हो गया है। अपरदन के वजह से मतलब घिसने के वजह से यहाँ की मिट्टी निकल गई है और यहाँ इस तरीके से ऐसे एक होल बन गया है जिससे पानी बहता है। और यह पानी नदी का जो पानी है किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। तो यहाँ से ये पानी यहाँ ऐसा गिर जाता है। और तो यह जब ये ऊपर से पानी नीचे गिरता है ऐसे स्लोप से, तो इसको हम बोलते हैं जलप्रपात। इसको हम बोलेंगे जलप्रपात। तो जलप्रपात बनने का जो प्रकार है, यहाँ देखिए कि आपको दिया गया है कि ये जो पानी है, ये पानी यहाँ से बहता है और जो स्लोप होता है यहाँ नीचे गिरता है। और ये जो रॉक होता है, ये कभी कभी इसका मतलब क्या है, यहाँ तक ऐसा ये रॉक था, लेकिन ये सॉफ्ट रॉक होने की वजह से ये पानी की तीव्रता से या पानी तेज गति से बहाव या उस पर गिरने की वजह से ये घिस जाता है। घिसने की वजह से क्या होता है कि यहाँ इस तरह से खड्डा बन जाता है और बाद में ये पत्थर जो होता है ये हार्ड है। ये हार्ड पत्थर होने की वजह से यहाँ से पानी ऐसा सामने चलने लगता है। तो ये हो गया वाटरफॉल बनने की ये प्रक्रिया। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विश्व में बहुत ही हजारों छोटे मोटे जलप्रपात अपने को दिखाई देते हैं और दुनिया में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल वाटरफॉल है।
और अन्य जलप्रपात में हम देखेंगे उत्तर अमेरिका के कनाडा में तथा संयुक्त अमेरिका में कि उनकी सीमा पर एक नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये समझ में आ गए कुछ नाम, जो एंजेलम्स वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल और विक्टोरिया वाटरफॉल। तो ये हो गए हैं कुछ वाटरफॉल या जलप्रपात के नाम आपकी जानकारी के लिए। आगे देखते हैं कि जो नदी का जो कार्य होता है वह एक है विसर्प निर्माण करता है। तो नदी मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो ये मैदान है, मैदान में इस तरीके से वो झिकझैक तरीके से बहना शुरू कर देती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या बोलते हैं, जो ये मोड़ है, इसको हम बोलेंगे विसर्प। ये हो गए उसके विसर्प। दूसरा कार्य है नदी का निर्माण हुआ, जो एक स्थलाकृति है उसको बोलते हैं चाप झील। चाप झील का मतलब देखिए, विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। जो ये जो विसर्प है, ये विसर्प है, इस पर यहाँ से जो पानी आता है यहाँ पर टकराने लगता है। टकराने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो हिस्सा होता है वो घिसने लगता है और इसीलिए ज़्यादा ही मोड़दार बन जाता है। और फिर कभी कभी क्या होता है, विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। जो विसर्प है, विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। जैसे कि मतलब कभी कभी देखिए, इस चित्र में आपको बताया गया है कि ये चाप झील दिखाया गया है। ये तो नदी का बहाव कभी किसी जमाने में इसी तरह से इस तरह से था, लेकिन तेज बहाव के साथ और यहाँ निक्षेपण और अपरदन होने के कारण इसका बहाव इस तरह चला गया है और ये हिस्सा अलग ही रह गया है। तो जो अलग हुआ जो हिस्सा है, नदी से जो कटा हुआ हिस्सा है, अब एक झील बन जाता है, अजब झील, एक अलग झील बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं चाप झील कहते हैं। ये अलग अलग झील बन जाता है, उसको बोलते हैं हम चाप झील। तो ये बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण किस तरह से होता है, तो आप देखिए उसी चित्र से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, कि जैसे हमको भारी बरसात में जब भारी वर्षा हो जाती है तो उस वक्त नदी को बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ का पानी नदी के दोनों तटों से ऊपर बहना शुरू हो जाता है और इस तरह से वो जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मतलब छोटी पार्टिकल्स वाली मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। तो ये नदी के किनारे उसका निक्षेपण हो जाता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को हम अवसाद बोलते हैं। ये जो है ये है अवसाद। तो अवसाद किस तरह से निर्माण हो गया है कि बाढ़ का पानी आए, पानी की वजह से निर्माण हो जाता है, ठीक है। और दूसरी है, इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत निर्माण हो जाता है। तो समय के साथ बार बार जब इस तरह से बाढ़ आ जाता है और अवसाद इस तरह से अवसाद का निक्षेपण हो जाता है तो वो बाढ़कृत मैदान निर्माण हो जाता है। और इस नदी के उत्तित तटों को हम तटबंध बोलते हैं। जो नदी का जो किनारा होता है उस किनारे को हम क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। जो रिवर से बैंक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। अगला कार्य है नदी का, जिसको हम बोलते हैं वितरिका या ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो समुद्र तक, जैसे नदी जहाँ से बहती है वहाँ उसका डेस्टिनेशन होता है समुद्र, और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह धीमा हो जाता है और फिर नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे कि मतलब ये नदी है और यहाँ समुद्र है। तो यहाँ से बहने के बाद जो समुद्र के पास आ जाती है तो यहाँ ज़्यादा बड़ा जलाशय होने के कारण नदी का यहाँ जो नदी की जो पानी की जो तीव्रता होती है, गति होती है, वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से क्या होता है कि जो पानी आता है, पानी को या सामने बढ़ने को स्कोप नहीं मिलता और इसीलिए ये पानी यहाँ इस तरह से चैनलाइज हो जाता है और इस तरह से ट्रिब्यूटरीज निर्माण हो जाती है। तो ये प्रमुख नदी हो गई और इसके जो चैनल बनाए गए हैं वो हो गए ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी और उसकी ये वितरिका। यहाँ से एक ही सिंगल नदी है, लेकिन पास में आने के बाद विभिन्न प्रकार के उसको चैनल बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वितरिका। और
यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण यहाँ उसको करना पड़ता है और फिर प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण कर जाती है। तो इसके अलग अलग हर वितरिकी के अलग अलग मुहाने अपने को नजर आते हैं और सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से जो जमीन का भाग निर्माण हो जाता है उसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये जो वितरिकों के बीच में जो भूभाग दिख रहा है उसको बोलते हैं डेल्टा। तो इस तरीके से यहाँ डेल्टा का निर्माण हो गया है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी का बहाव या धीमा होने की वजह से या ज़्यादा पानी क्या होता है, चैनलाइज हो जाता है इस तरह से। और इस तरह चैनलाइज होने के बाद जो इसके बीच में जो भूमि का पट्टा है उसको हम बोलते हैं डेल्टा। और ये जो नदी के अलग अलग चैनल्स होते हैं इसको बोलते हैं हम वितरिका। और ये है समुद्री इलाका। तो दोस्तों हमने नदी के कार्य पढ़ चुके हैं और आगे हम अगला हिस्सा इसी अध्याय का देखेंगे।